अस्सलाम वालेकुम। इस वीकली राउंड अप का हम आगाज़ करते हैं सेनेटर उस्मान काकड़ को खराज तहसीन पेश करके। उनके जाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। वो एक जमहूर पसंद सियासतदान थे, प्रोग्रेसिव सियासतदान थे, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा कॉजेज़ को बहुत ज़्यादा टेकअप करते थे। उनकी फैमिली ने ये कहा है कि हमें कुछ मशकूक लगी है उनकी मौत जो है मिस्टीरियस उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफ़र भी कर दिया कि हम इसकी बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए और फैमिली को पता चल जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। उस्मान काकड़ बलूचिस्तान के थे, तो बलूचिस्तान से अब हम आ जाते हैं पंजाब में। और इस हफ्ते पंजाब में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली ज़रदारी साहब की। तो क्या हुआ था उस मीटिंग में? देखिए नताशा, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था ये तो एक जो है जाहिर बात है उनको ही बेहतर पता होगा कि उस मीटिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ज़रदारी साहब का इस तरीके से लाहौर आना। फिर ये भी इंटरेस्टिंग है कि उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करना, जो कि एलाए हैं इस वक्त PTI की हुकूमत के पंजाब के अंदर भी और फेडरल लेवल के ऊपर भी। तो ये भी बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके ऊपर खैर वो क्लैरिफिकेशन भी फवाद चौधरी साहब से भी पूछा गया कि क्या वो ये मीटिंग जो है बताकर हुई थी हुकूमत को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हुकूमत को बता के हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी मुनीब फारूक के शो पे कहा कि हमने बता दिया था हुकूमत को कि ये मीटिंग होने जा रही है। असल जो चीज़ है कि ये मीटिंग हुई क्यों, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है सियासी हलकों में स्पेकुलेशन हो रही है, और वो ये है कि ये अगले इलेक्शन की तैयारी है, और अगले इलेक्शन शायद 2023 से पहले हो जाए। और तो अगर वीडियो आएगी, हाँ, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि अर्ली इलेक्शंस क्या हो सकते हैं नहीं। लेकिन ये अगले इलेक्शंस के लिए और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो है वो किस किस्म की अलायंसेस बनेंगी, जिसके अंदर काफ लीग और पीपल्स पार्टी की जो एक पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर क्या जहांगीर तरीन ग्रुप शामिल होगा कि नहीं, अभी फैसला उसका हुआ है नहीं हुआ, ये अभी तो कर नहीं हुआ, लेकिन ये कि इवेंचुअली इलेक्शन के करीब पता चलेगा। फिर ये कि PTI के अंदर ये भी एक स्पेकुलेशन है कि PTI के अंदर वो लोग जो शायद अगली दफ़ा PTI की टिकट पे इलेक्शन ना लड़ना चाहिए, यानी कि इलेक्टेबल्स, तो वो क्या इनकी अलायंस ज्वाइन करेंगे कि नहीं, जिसमें PTI के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी की टिकट लेने से तो बेहतर है कि वो आज़ाद लड़ लें, क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की टिकट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की उस तरह से रूट्स जो हैं अब वो नहीं रही, जो सियासी रूट्स उसके ऊपर उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। तो क्या ये, लेकिन एक और भी चीज़ है कि क्या ये एक एंटी नवाज़ अलायंस बन रहा है, यानी कि anti-PMLN अलायंस बन रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से ज़्यादा तो एंटी नवाज शरीफ कोई नहीं है, या anti-PMLN कोई नहीं है, तो क्या उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा। और लास्टली ये एक ऑपोजिशन के अंदर भी फिर एक जो ये डिवीज़न है जो हमने PDM के बाद से देखी, इसका फ़ायदा PTI को ही होगा। तो पंजाब के अंदर PTI को क्या इसका फ़ायदा होता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सब ऑब्वियसली एक स्पेकुलेशन है और इसके ऊपर वर्किंग जारी है, और सारी पार्टीज़ मेरे ख्याल में अगले इलेक्शंस की अब तैयारी के मोड में आ चुकी हैं। अच्छा, तो ये जो मीटिंग है ये सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए हुई होगी, या हो सकता है कि पंजाब में शायद कोई तब्दीली लाना चाह रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वैसे भी ऑन बोर्ड है, और PMLQ आपको पता है परवेज़ इलाही साहब को तो PTI से भी वोट पड़ जाता है, नून से भी वोट पड़ जाता है, उनको अपनी पार्टी से भी पड़ जाता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए और परवेज़ इलाही साहब फिर जो इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को एल्फी लगी हुई है, वो नहीं गए जा रहे। अच्छा, इलेक्शन चाहे 2 साल बाद हो या अगले साल, वो नहीं जाते, मेरा ख्याल है। मैं गलत हो सकता, उसकी वजह हाँ नहीं कोई वजह नहीं नजर आ रही, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ये किस तरह किसी को सूट करेगा कि कोई एकदम से जो है इन हाउस चेंज अगर कर दें तो फिर फ़ायदा क्या। वो क्या गवर्नमेंट को भी, एक सिटिंग गवर्नमेंट को भी वो ये तो फिर बड़ी सेफ एग्जिट देती ना कि हमारा तो टाइम ही नहीं पूरा होने दिया, इन हाउस चेंज होगी, हमें हटा दिया गया। तो ये ऑपोजिशन को तो फ़ायदा नहीं देती अगर कोई भी ये पार्टी करने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल में ये लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में ये अगले इलेक्शन ही की तैयारी है। अच्छा, अगले इलेक्शन से पहले और इस वक्त एक इशू जो इतना ज़्यादा मीडिया में डिस्कस हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो है गुज्जर नाला का, कि गुज्जर नाला में जो इविक्शंस हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उनके ऊपर बहुत एहतजाज हो रहा है। वो एक बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर बनता जा रहा है, और उसका लग रहा है कि कोई सर पाँव अभी तक नहीं निकलना। तो उस पर UN ने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा है रीमा? हाँ, 4 UN के स्पेशल रैपोर्टर्स हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, मेंटल फिजिकल हेल्थ,
राइट टू हाउसिंग और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, उन्होंने जॉइंट लेटर लिखा है पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने बात की कि डिज़ास्टर है। उन्होंने एक तो इविक्शंस का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि एडिक्वेट हाउसिंग जो अल्टरनेटिव देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और तीसरा जो बहुत अहम बात है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो प्रोटेस्टर्स हैं जो इन इविक्शंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो अरेस्ट हो रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की है। तो मेरा ख़्याल है पहले जो एक कि आप लोगों को याद होगा कुछ हफ्ते पहले भी मेरा ख्याल है UN स्पेशल रैपोर्टर थे हाउसिंग के ऊपर, उन्होंने कहा था बहुत अफसोस की बात है कि पैंडेमिक चल रहा है दुनिया में और कई ममालिक हैं जहां आप लोगों को होमलेस कर रहे हो। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला भी दिया था। तब हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तो पैंडेमिक की वजह से किसी को बेघर नहीं किया जा रहा। अच्छा। उन्होंने थोड़ा सा मिसकोट किया, हाँ। क्योंकि ये स्पेशल रैपोर्टर ने नहीं कहा था कि पैंडेमिक की वजह से, उन्होंने कहा था पैंडेमिक में कभी भी किसी को बेघर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जुल्म होता है, लेकिन पैंडेमिक में जब और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आपके पास घर नहीं है। तो इस पे क्या सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के अंदर की सोर्सेज जो हैं वो ये कहती हैं कि जी देखिए हमने लैंड ऑफ़र की है। अच्छा, सो हमने, उनका कहना है कि हमने लैंड ऑफ़र किया है कि नया पाकिस्तान जो हाउसिंग वो बनेगा, उसके अंदर हम आपको लैंड दे दें, आप इन लोगों को रीसेटल कर लें। लेकिन वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है या वो उड़ा दिया गया है। वी डोंट नो फॉर श्योर उस पर क्या हुआ है। मेरा सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम इसके साथ हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में क्लैश नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैश नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब के दिल में कोई सिंध गवर्नमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, तो एक नेचुरल क्लैश सा वहाँ बना हुआ है। तो देर से कि हम सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैश नहीं कर सकते। रीसेटलमेंट की जो बात है उससे बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, तो कोई ना कोई रिजल्ट। और अरेस्ट पे क्या साथ कुछ सहाफ़ियों से जिनसे मेरी बात हुई थी, फातिमा जैदी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो एहतजाज कर रहे थे। उनमें से 3 तो सहाफ़ी थे, उन पे कोई चार्जेस नहीं किए, उनको बाद में रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उनको अरेस्ट किया। अच्छा, एक नारा लग रहा था जो मुतासरीन लगा रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, जो नारा था कि बनी गाला बचा लिया, गुज्जर नाला गिरा दिया। 1 लाख लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे इस वजह से। अच्छा, आरिफ हसन साहब एक आर्किटेक्ट हैं कराची में, वो बहुत दफ़ा इस इशू पे लिख चुके हैं। उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा है पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मुतासिरीन या रेजिडेंशियल जो लोग वहाँ पे रहते हैं, इनके पास जो लीज़ है वो फेक है। वो कहते हैं ये इसलिए अजीब सी बात है कि आपने तहकीकात नहीं कराई, आपने बस कह दिया कि ये लीज़ फेक है। फिर ये भी सवाल बनता है कि किसने इनको लीज़ फेक दी, ये भी तो पता करे ना। और बेनज़ीर ये लीज़ आज की नहीं है, ये 1950 या 1950 से इनके पास ये लीज़ है। बिजली और गैस के कनेक्शंस हैं इनमें से बहुत सौ के नाम, ये KDA और सिंध कच्ची आबादी और एक कोई और इंस्टीट्यूशन है कि जिन्होंने दिए थे। अब KMC होगा कि अगर उन्होंने ये सारा कुछ अलाउ किया था, इनको उन्होंने स्टैम्प पेपर्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि लीज तो सही है। फिर इसके अंदर एक और मसला मुझे लगता है कि ये कोर्ट की, चलें जी थोड़ी बहुत ही बात तो ये मान सकते हैं सिंध गवर्नमेंट की, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्सक्यूज़ इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि हमने ये देखा है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, इसके अंदर क्लास डिवाइड आ जाता है। ये कहा गया नाले की सफाई के लिए। अच्छा, गुज्जर नाले के ऊपर जितने भी लोग हैं, आरिफ हसन साहब भी हैं और भी जो बहुत से लोग हैं, वो यही कहते हैं गुज्जर नाले के ऊपर कोई घर नहीं है, उसके इर्द गिर्द हैं लेकिन ऊपर नहीं है। गुज्जर नाले की अगर सफाई करनी थी तो उसको साफ़ करते। उसके अंदर तो और भी बड़े मसले हैं कि उसके अंदर जो इन्होंने पिछली इलीगल जो इन्होंने जिस तरह की डेमोलिशंस की थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका जो मलबा है वो उसमें ही डाला हुआ है। बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि देखिए वहाँ पे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ रेगुलराइज की, वहाँ पर वो फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड के ऊपर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है जो बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए दी गई हैं, जिसमें क्लास की बात आ जाती है ना, एलीट क्लास है, उनके घर नहीं गिराए जाते। ये जो बनी गाला वाला नारा बेनज़ीर ने बात की, यही बात है कि आप बहरिया टाउन हो, उसके अंदर इलीगल कोई चीज़ नहीं होगी। बहरिया टाउन को तो प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है हुकूमत भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है। ये गरीब है। हाँ। ये जो बेनज़ीर ने बात की, ये 50,000 से ज़्यादा होमलेस में गुज्जर नाला पे और 21,000 उनमें से बच्चे हैं।
अच्छा, अब ये गरीब लोग वो हैं कि जिन्होंने 2-2 कमरे बनाने के लिए भी अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई। आप उनको रीलोकेट भी नहीं कर रहे, आप उनको वो राइट भी नहीं दे रहे। 15,000 रुपये अगर आप ऑफर करें, 15,000 हर महीने 2 साल के लिए 15,000 रुपए में आप मुझे बताएं नताशा, वो क्या घर बना सकेंगे? किराए के लिए आई थिंक द ऑप्शन वाज कि घर बनाने के लिए जमा 2 साल के लिए किराए के लिए कोई उनको नहीं दे सकता ना। ये वाली बात है कि या तो पूरे इनके घर से निकाल के आप उनसे कह रहे हैं जाएं आप जाके किराए के घर में रहें, वो भी 2 साल के लिए, उसके बाद वो क्या करेंगे? नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि या तो इलीगल इंक्रोचमेंट से पूरे पाकिस्तान में इक्वली डील किया जा रहा होता कि नहीं जी, कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो नहीं हुआ ना। अच्छा देखिए, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज सारी कितनी हाउसिंग सोसाइटीज जिनके हम नाम नहीं ले सकते ना। एक स्टैट आया था द न्यूज में आर्टिकल आया था, उसमें लिखा हुआ था 60% हाउसिंग सोसाइटीज आपके मुल्क में या तो इलीगल हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। उसके लिए क्यों नहीं फैसला आता कि इन घरों को आप गिराएं? उनको अब एवेन्यू भी ठीक है, वो जब आएगा फैसला वो रेगुलराइज हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी भी सारी हाउसिंग सोसाइटीज ठीक है, लेकिन गरीब जहां बसता है ना, गरीबों को हटाओ क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज जो आरिफ हसन साहब ने मैं जिक्र करना चाहती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने अपने आर्टिकल में बात की। उन्होंने कहा इसमें एक सियासी पहलू भी है, और वो सियासी पहलू ये है कि जो इलाके पीपल्स पार्टी के हलके में आते हैं वहाँ पे इतनी तोड़फोड़ नहीं हो रही, जैसे कि मंजूर कॉलोनी। लेकिन जो इलाके पीटीआई के हलकों में आते हैं जैसे गुज्जर नाला और रंगी टाउन, वहाँ पे ज़रा जल्दबाजी में तोड़फोड़ हो रही है। और वहाँ के जो रिहायशी हैं वो कहते हैं कि हमारे जो अपने पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस हैं वो भी हमारे लिए नहीं बोले, जो बड़ी एक अजीब सी बात है। वैसे सिंध में कुछ भी हो तो पीटीआई इस पे बात करती है, लेकिन इस पे नहीं बात। देखिए, सारी जमातें गरीबों की बात करती है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर गरीबों के लिए पहले भी कहा है, जितने ये पहले भी बात है कि असल में सब सेम पेज पे इसी पे हैं कि अमीरों को बचा लो और गरीबों की खैर। मैं अदालत पे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, ये पहली बार नहीं है इन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स दिए हैं। आपको याद होगा पिछले साल मेरा ख्याल है, या शायद उससे भी पहले, तब से ये इंक्रोचमेंट्स के कराची मास्टर कराची का मास्टर प्लान, बिल्कुल। और उसमें भी हमने ये बात पहले भी की है मुख्तलिफ फोरम्स पे कि जो लोग ठेले वाले हैं, आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो एक शहर को कैरेक्टर देते हैं, आपने उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले एक्शन लेना, क्योंकि वो पावरलेस हैं। वो उनकी आवाज़ जो है आसानी से दबाई जा सकती है। तो ये जो एक है ना डेवलपमेंट का आइडिया, जो हमने हमारी बहरिया टाउन वाली वीडियो में भी बात की थी, जिसमें कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सिमिलर हैं, वो अदालतों में भी है, हुकूमत में भी है, एक माइंडसेट सोसाइटी में भी है कि नहीं बस ये जो है ना कीड़े मकोड़े, इनसे इनको साफ कर दो और खूबसूरत शहर निकलेगा। कुछ हमें सीखना चाहिए और ममालिक से, उनके शहरों से जिसमें इस तरह की इंक्रोचमेंट्स का, वैसे ये जो कानूनी, मैं इस पर ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि बिल्कुल ये ना पावर डायनामिक्स उलट हैं इसके, जो इंक्रोचमेंट्स जो हैं किस तरह उनको डील किया जाता है, एक ह्यूमेन तरह से किया जाता है, उनको एक शहर का हिस्सा बनाया जाता है, इस तरह नहीं कि आप कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दो। तो इसमें अदालत का भी, हुकूमत का भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये प्रोटेस्टर्स के साथ जिस तरह डील करती है सिंध हुकूमत, इस पे मेरा ख्याल है सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अदालत भी और ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस साहब के बहुत क्वेश्चनेबल रिमार्क्स हैं, फैसले हैं, ऑर्डर्स हैं इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, जो मेरी नज़र में हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा, हम इंसानी हकूक़ की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो कल जो विक्टिम्स हैं टॉर्चर के, एक आलमी दिन UN ने मनाया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है, वो था। तो पाकिस्तान में क्या मैं देख रही थी, क्या प्रोग्रेस हुआ है? तशद्दुद जो है लगता तो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई कानून साजी होती है। और मुझे अब याद पड़ता है कि हमने तो एक तरह से नॉर्मलाइज़ कर दिया है तशद्दुद। आप लोगों को याद होगा फैसल वाडा, वो मिनिस्टर थे तब, नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा कि इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है 5,000 लोग, उनको गाड़ियों के साथ बांध के सड़क पे घसीट के फिर चौराहों में लटकाया जाए। अब ये तशद्दुद नहीं है तो क्या है? अगर जो UN कन्वेंशन है ना अगेंस्ट टॉर्चर, जो पाकिस्तान ने रेटिफाई किया है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि स्टेट ऑफिशल्स जो हैं हाईएस्ट लेवल पे, उनको क्लियर मैसेज देना चाहिए कि तशद्दुद जो है गैर कानूनी है, एक जुर्म है, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है।
तो हमारे स्टेट ऑफिशियल्स एट द हाईएस्ट लेवल, मिनिस्टर्स, क्या कहते हैं वो? अच्छा, और उनका रिमार्क ना ही एक्सपंज हुआ और ना ही पीटीवी में कोई टेक्निकल ग्लिच आया कि वो एकदम से गायब हो गया या कट गया, वो चला और वो हम सब ने देखा। तो ये है हमारा माइंडसेट। ये एक रियलाइजेशन असल में वो नहीं है फॉर वो ना बस वो पॉपुलिस्ट बात करनी है जो लोग करें, वो ये नहीं रियलाइज़ करना कि जब आप टॉर्चर को स्टेट सैंक्शन देते हो तो वो सोसाइटी के फिर हर कोने में घुसता है। उसके जबकि आप दिखा रहे हो कि टॉर्चर जायज़ है, तो फिर जब घर में कोई आदमी अपनी बीवी को मारता है उसके कहीं ना कहीं दिमाग में है कि ये मेरे मुल्क में होता है। जब कोई बच्चे को पकड़ के, किसी छोटे से बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, उसको टीचर उसकी मार मार के स्कूल में वो कॉर्पोरल पनिशमेंट कर रही होती है, वो भी इस बात से लिंक्ड है। उस टीचर को पता है मेरे मुल्क में ये होता है। तो मेरे मुल्क में तो वज़ीर आज़म ये कह देता है, मेरे मुल्क में मिनिस्टर्स ये कह देते हैं, मेरे मुल्क में ये कह देते हैं, सदर ने कहा होगा, किसी सदर ने तो कहा होगा, किसी डिक्टेटर ने कहा होगा। नताशा, एक और बात है, हमने ना बना लिए हैं आइडियल विक्टिम्स और बाकी सब जो आइडियल नहीं है। अब जो आइडियल नहीं है उसमें कौन आता है? हम कहते हैं दहशतगर्द, उनके साथ जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये तो इंसान ही नहीं, जिन्होंने और तशद्दुद किया है। आजकल जब सेक्सुअल वायलेंस रेप केस के बाद जब कैस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन आई, तो मैं एक प्रोग्राम में थी एक हुकूमत के मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा आप तो रेपिस्ट के हकूक़ की कैसे बात कर सकती हैं, दे आर नॉट ह्यूमंस। मुझे सलमान खान की एक फिल्म का डायलॉग याद आया, वो भी उस तरह कहते हैं कि तुम ऐसे शख्स की ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो जो ह्यूमन ही नहीं है। मतलब एक पूरा नैरेटिव है जो फिल्मों से सलमान खान बना दिया। सलमान खान की बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है, बहुत इंस्पायर्ड है ये आइडिया। देखिए, मुझे जो पॉपुलर कल्चर है, फिल्में हैं, वो हमारी साइकी को बहुत असरअंदाज करती हैं। तो ये आइडिया कि जो लोग जुराइम करते हैं, मैं कहूँगी वो अक्यूज्ड हैं। एक तो आप कहते हो कि वो अक्यूज्ड और कॉन्विक्ट्स की हमने जो है डिस्टिंक्शन वो ख़त्म कर दी है। आपने अक्यूज़ कर दिया, वो जो है वो इंसान ही नहीं रहे, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो फिर कौन बचा जिसके ह्यूमन राइट्स हैं? तो मुझे समझ नहीं आती। इसके अलावा आप देखिए, कोई एंटी स्टेट जिनको आप कह दो, किसी पे ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगा दो, उन सब के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो है वो जायज़ है। फिर कुछ जो आपके आइडियल विक्टिम्स हैं, जिनके ख़िलाफ़ ना आप ज़्यादा उस तरह नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हो, ना उनको एंटी स्टेट कह सकते हो, उनके ख़िलाफ़ कोई हम सुनते हैं इधर उधर थोड़ी सी आवाज़ उठ जाती है कि उनके अगेंस्ट तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तो ये इतना एक पेचीदा मामला है। कल्चरली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। पुलिस में बेहतर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो कन्फेशंस पे इतना रिलाई ना करें। लेकिन ओवरऑल हमने ये भी, मैं इस पर एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि तशद्दुद जो है वो रियासत एक वेपन, एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करती है। और बहुत हमारे लिए काम मुश्किल है रियासत से कहना कि ये जो आप एक वेपन या हथियार इस्तेमाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो आपको पसंद नहीं है वो आप वापस करते हैं या उसका इस्तेमाल बंद करते हैं। और इम्प्यूनिटी में आपको एक फ़नी वाक़या बताऊं, पाकिस्तान का जब रिव्यू हो रहा था ना कमेटी टॉर्चर की जो है उसके ख़िलाफ़ उनके सामने, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि हमें बताएं कितने लोग हैं जिनको आपने कन्विक्ट किया है टॉर्चर के लिए, उनको सज़ाएँ क्या मिली हैं। और आपको पता है कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं टॉर्चर के लिए पाकिस्तान में? 0। मैंने भी इस पे रिपोर्ट की थी और मैंने पुलिस पे की थी, पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर पे, और उस पे भी तब मुझे यही बताया गया था कि अभी तक वैसे कोई कन्विक्शन हुई नहीं है। सस्पेंशन हो जाती है, आप सस्पेंड कर देते हैं। आपने देखा नहीं, इतने केसेस ग्लेरिंग होते हैं जिसमें कोई डाउट ही नहीं होता, ट्रायल के आप उनको सस्पेंड कर देते हैं या आप ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कार्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।